कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। ये हेडिंग आपने लगा लिया। अब धारिता क्या चीज़ है, पहले इसे थोड़ा व्यवहारिक रूप से समझ लो, फिर मैथमेटिकली समझते हैं गणितीय विधि से। देखो जैसे कोई भी पात्र होता है, आपने मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ा है ना, तो उसमें पूछा था बेलन की धारिता क्या है, गोले की धारिता क्या है, घन की धारिता क्या है। धारिता का मतलब वहाँ आयतन से होता है, किससे होता है। अब जैसे एक बोतल है पानी वाला 1 लीटर का, हम बोले कि उस 1 लीटर के बोतल की धारिता क्या है, तो बोलोगे 1 लीटर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 1 लीटर पानी आता है। तो ये जो संधारित्र की धारिता, इसका मतलब क्या है, ये आयतन से जुड़ा नहीं है, ये आयतन से दूसरे तरीके से, जैसे बोतल में पानी आता है ना, तो 1 लीटर के बोतल में कितना पानी आएगा वो उस बोतल की धारिता होगी, तो उसका अमाउंट है 1 लीटर। यहाँ पर हम किसकी धारिता पढ़ रहे हैं, तो संधारित्र में क्या चीज़ रखते हैं, आवेश, यानी वैद्युत ऊर्जा। तो कोई भी संधारित्र कितने वैद्युत आवेश या वैद्युत ऊर्जा का संचय कर सकता है या ग्रहण कर सकता है या स्टोर कर सकता है, उसी ऊर्जा की मात्रा को ही क्या कहते हैं, हम धारिता कहते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन लिखिए, किसी संधारित्र के ऊर्जा संचय करने की क्षमता को, किसी संधारित्र के ऊर्जा संचय करने की क्षमता को, ऊर्जा संचय करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ऊर्जा संचय करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। नोट कर लिए। देखो ये बहुत व्यवहारिक डेफिनेशन आपने लिखा है कि ऊर्जा, कितनी ऊर्जा ग्रहण कर लेगा वो संधारित्र की क्या है, धारिता। लेकिन इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी होता है। क्या है देखिए, मान लेते हैं ये 2 प्लेटें हैं, ये 2 प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें कैसी होंगी, कंडक्टिव यानी चालक होंगी। प्लेटें क्या होनी चाहिए, चालक। प्लेटों का एक सिरा सदैव पॉजिटिव और दूसरा सिरा, इन दोनों सिरों को कहते हैं टर्मिनल। क्या कहते हैं, टर्मिनल कहा जाता है। तो ये एक कैपेसिटर मैंने बना रखा है, इस कैपेसिटर में 2 प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें क्या हैं, चालक हैं। 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल से प्लेट जुड़ी होगी, इस पर आवेश किस प्रकृति का होगा, धनात्मक प्रकृति का होगा। और जो टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ी होगी, उस पर आवेश किस प्रकृति का होगा, नेगेटिव, ऋण आवेशित होगी ये प्लेट। तो यहाँ 2 प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें क्या है, विपरीत आवेशित है। परंतु सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इन दोनों प्लेटों पर आवेश की मात्रा बराबर रहेगी। प्रकृति अलग होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन मात्रा में बदलाव नहीं होगा। अगर 10 कूलाम पहली प्लेट पर है तो दूसरी प्लेट पर भी 10 कूलाम ही आवेश आपको मिलेगा, प्रकृति अलग अलग होगी। इसके बाद ये प्लेटें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, क्योंकि धन और ऋण आवेश है। ये एक दूसरे से मिल ना जाए, इन्हें दूर रखने के लिए बीच में क्या लगाते हैं, परावैद्युत कोई मटेरियल यूज़ करते हैं, इंसुलेटेड मटेरियल। तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत। ठीक है, मान लेते हैं ये जो आप कैपेसिटर देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा संरचना क्या है, एक संधारित्र है। अच्छा एक बात और ध्यान में रखना, ये संधारित्र मैंने बनाया, इस संधारित्र में प्लेटें कैसी हैं, समांतर है, समांतर है ना, इसलिए इसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। जरूरी नहीं कि संधारित्र समांतर प्लेट वाली हो, गोलीय भी प्लेट हो सकती है। जैसे वो घड़ी में सेल लगता है ना, बटन वाला सेल, तो वो तो गोला होता है, ये तो चिपटा होता है। तो जो प्लेटों का आकार है वो ज़रूरी नहीं हमेशा समांतर प्लेटें ही हो, आयताकार ही हो, वो वृत्ताकार भी हो सकती है, गोलीय भी हो सकती है। जैसा कैपेसिटर की आवश्यकता होती है वैसी प्लेटें बना के हम उसे डिजाइन कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना
कि यह आवश्यक नहीं कि प्लेटें हमेशा आयताकार और इस तरीके से समांतर हों, विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न भी हो सकती है। तो ये एक संधारित्र दिख रहा है, प्लेटें हो गई, परावैद्युत इसमें रखा गया। आप समझ गए परावैद्युत क्यों रखा गया। प्रारंभ में यह डिस्चार्ज रहा होगा। डिस्चार्ज मतलब निरावेशित। इस पर आवेश की मात्रा क्या रही होगी, 0 रही होगी। जब डिस्चार्ज है तो इस पर आवेश की मात्रा 0 होगा। बाद में अगर देखें तो इसका वोल्टेज भी 0 रहा होगा। फिर हमने इसको क्या किया, चार्ज, इस संधारित्र को क्या किया गया, चार्ज। तो आवेश की मात्रा बढ़कर मान लो क्या हो गई, Q। ये Q1 है और ये Q2। सो वोल्टेज जो पहले 0 था अब वो वोल्टेज बढ़ के क्या हो गया, V। यहाँ पर जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज था तो इसके सिरों पर जो विभवांतर की वैल्यू थी वो 0। धीरे धीरे जब हम इसको चार्ज करेंगे, जैसे आप उदाहरण के लिए समझो 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है, जब वो डिस्चार्ज होती है तो उसके टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाता है, 0। फिर आप जब चार्जिंग पे लगाते हो तो धीरे धीरे बैटरी चार्ज होती है, और जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है वैसे वैसे उसका वोल्टेज भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी आवेशन की क्रिया से आवेश की मात्रा बढ़ने से विभवांतर के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे एक लाइन हम लिख सकते हैं कि इस संधारित्र को आवेशित करने के लिए जितना आवेश दिया गया है उस आवेश की मात्रा किसके अनुक्रमानुपाती है, वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होगी। जैसे आवेश मिलेगा वैसे विभवांतर में वृद्धि होगी। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी जहाँ कहीं भी लगी होती है उस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं, और हटाने के लिए कोई नियतांक जरूर उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो नियतांक उपयोग करते हैं वो है C। तो Q बराबर हमें क्या मिला, CB। यहाँ से हम C की वैल्यू क्या ज्ञात कर सकते हैं भाई, C बराबर हो जाएगा Q/V। और ये जो C देख रहे हो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है या एक स्थिरांक है। और जो ये स्थिरांक या नियतांक है, अच्छा नियतांक स्थिरांक में अंतर होता है, समय आने पर बताएंगे हम आपको। ये एक नियतांक है और इस नियतांक को ही कहा जाता है धारिता। इस नियतांक को क्या कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन बनने जा रही है ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, गणितीय परिभाषा है। गणितीय परिभाषा कैसे लिखेंगे, मान लेंगे कि वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, तब C बराबर क्या आएगा, क्यों। यही परिभाषा बन जाएगी कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो तो संधारित्र पे उपस्थित आवेश की मात्रा को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि किसी संधारित्र पर उपस्थित आवेश और उसके सिरों के बीच के विभवांतर का अनुपात ही क्या कहलाता है, धारिता। तो ये हो गई इसकी गणितीय परिभाषा। तो इसे भी लिख लीजिए। तो पहले परिभाषा लिख लीजिए फिर इसे लिखेंगे, अथवा करके लिखिए। अथवा में लिखिएगा किसी संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश, किसी संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश, प्लेटों पर उपस्थित आवेश तथा प्लेटों के बीच विभवांतर तथा प्लेटों के बीच विभवांतर का अनुपात ही, प्लेटों के बीच विभवांतर का अनुपात ही धारिता कहलाती है। विभवांतर का अनुपात ही धारिता कहलाती है। तो एक तो ये परिभाषा होगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। सबसे सरल परिभाषा है कि संधारित्र पर उपस्थित कुल आवेश और प्लेटों के बीच के विभवांतर का अनुपात ही धारिता कहलाता है। यह सबसे सरल परिभाषा है। बात स्पष्ट है। अब आप इसे नोट कर सकते हो, इस चित्र को बना के आप नोट कर लीजिए। 1 वोल्ट विभवांतर पर किसी संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश की मात्रा
किसी संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश की मात्रा को संधारित्र की धारिता कहते हैं। आवेश की मात्रा को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। नोट कर लिए। तो अब आपके पास कितनी परिभाषाएं हुई धारिता की? 3। पहली सामान्य परिभाषा कि कोई भी संधारित्र जितना आवेश ग्रहण करेगा उस आवेश की मात्रा को या उस विद्युत ऊर्जा की मात्रा को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। दूसरी परिभाषा आपके पास है कि प्लेटों पर उपस्थित आवेश और प्लेटों के बीच के विभवांतर का अनुपात धारिता कहलाता है। तीसरी परिभाषा आपके पास है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर प्लेटों पर या संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश की मात्रा को धारिता कहते हैं। ये 3 डेफिनेशन है। अगर परीक्षा में पूछा धारिता की परिभाषा लिखिए तो जो आपको सरल लगेगा वो आप कोई एक परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ध्यान देना भाई, बातें ना करो। एक चीज़ तो समझ गए धारिता क्या चीज़ है। धारिता मतलब आवेश या विद्युत ऊर्जा के ग्रहण करने की क्षमता। दूसरा हेडिंग लगाइए, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। 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 प्रभावित, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। जो हेडिंग आप लगाए हो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें से 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। कौन सा प्रश्न? बहुविकल्पीय। बहु समझते ही हो, जहाँ आ जाए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात नहीं, ध्यान से सुनो। ये एक कैपेसिटर आपके सामने बनी हुई है। इस कैपेसिटर पर कितना आवेश उपस्थित होता है, 1 वोल्ट विभवांतर, उसे हम कहते हैं इसकी धारिता। किसी कैपेसिटर की धारिता को कैसे बदल सकते हैं? हम धारिता के मान को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं? यानी एक संधारित्र पर आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, यही जानना है। तो पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगर हम चाहते हो कि इस संधारित्र की धारिता का मान क्या हो, बढ़ जाए, तो इसके लिए हमें करना होगा प्लेटों का क्षेत्रफल ज़्यादा, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाना होगा। ये प्लेटें अगर बड़ी होंगी तो इन पर आवेश की मात्रा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि C प्रोपोर्शनल टू A, यानी जो कैपेसिटेंस है, हिंदी में लिखो नहीं तो कहोगे अंग्रेजी में पढ़ाओ, जो धारिता है वो क्या होगा, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती। लेकिन कौन सा क्षेत्रफल? प्लेट का क्षेत्रफल। हाँ, नहीं पता चले घर का क्षेत्रफल है। जो प्लेट यहाँ यूज़ किए गए उन प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। यानी अगर हम संधारित्र के प्लेटों का आकार बढ़ा देंगे तो धारिता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और आकार छोटा करेंगे तो धारिता घट जाएगी। जब प्लेटों का आकार बढ़ाओगे तो जो डिवाइस बनेगा उसका भी तो आकार बढ़ेगा। तो उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल है कि मोटरसाइकिल में एक बैटरी लगती है, वो भी 12 वोल्ट की होती है, और इन्वर्टर का बैटरा भी क्या है, 12 वोल्ट का ही होता है। लेकिन इसका आकार बड़ा होता है, उसका आकार छोटा। तो जिसका आकार छोटा है उसकी धारिता भी तो कम है, उसमें थोड़े आवेश की मात्रा होती है, कुछ समय तक चलेगा। और जिसका आकार बड़ा है उसमें आवेश की मात्रा ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा समय तक परफॉर्म करेगा। तो पहला जो टर्म है जो धारिता को प्रभावित कर सकता है वो है प्लेटों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बड़ा होगा यानी प्लेटों का आकार बड़ा होगा तो धारिता भी ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट है प्लेटों के बीच का मटेरियल, परावैद्युत। जो धारिता है वो परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती है। परावैद्युतांक का मतलब यहाँ परावैद्युत से, ठीक है।
तो जो धारिता होती है संधारित्र की, वह परावैद्युतांक के क्या होती है, अनुक्रमानुपात। अगर परावैद्युत बेस्ट क्वालिटी का होगा तो धारिता भी बेस्ट होगी, यानी अगर परावैद्युतांक ज़्यादा होगा तो धारिता का मान भी ज़्यादा होगा, और अगर परावैद्युतांक कम होगा तो धारिता का मान भी कम होगा। देखो कल से ही समझा रहे हैं, ये चालक प्लेटें हैं, ध्यान से सुनो, ये चालक प्लेटें हैं, इसके बीच में अगर चालक डाल देंगे तो फिर प्लेटों के बीच आवेश प्रवाहित तो होने लगेगा कि स्टोर होगा, फ्लो होने लगेगा ना, तो फिर वो संधारित्र रह जाएगा, फिर वो संधारित्र नहीं बनेगा, फिर तो वो एक तार की तरह व्यवहार करेगा, इधर से आवेश प्रवेश करेगा, दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए परावैद्युत इंसुलेटर होते हैं, कुछ अलग होते हैं। जानकारी स्पष्ट हुई? तो जो धारिता का मान अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए भाई, प्लेटों के बीच में हमें परावैद्युत यूज करना चाहिए, इससे भी धारिता का मान बढ़ जाएगा। तीसरी बात है, तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे ज़्यादा उपयोगी बात है, वो क्या है, देखो अगर आप प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम है कि जब प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो संधारित्र का आकार बड़ा हो जाएगा। तो फिर अगर जितना बड़ा होगा आकार तो उसको ले जाने में पोर्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी ना। मान लो जैसे अब इन्वर्टर का बैटरी है, उसको उठा के एक जगह से दूसरा करना है तो 2 आदमी लगेंगे, और मोबाइल की बैटरी हो तो जेब में रख के लेके घूम सकते हैं। तो संधारित्र का आकार जितना छोटा हो वो उतना अच्छा होता है, क्योंकि पोर्टेबिलिटी क्या है, आसान, सुगमता पूर्वक कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरा, परावैद्युत भरोगे तो भी इसका वेट, भार जो है वो बढ़ेगा ना, इसके अंदर अगर ज़्यादा परावैद्युत भरोगे तो भार बढ़ेगा। जैसे उस 20 लीटर पानी डालते हैं उसमें डब्बे से ला करके बैटरी में, तो भार बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, पानी ना रहे तो वैसे ही भार कम हो जाएगा। तो अगर आप परावैद्युत यूज करते हो तो वेट बढ़ जाता है, एरिया बढ़ाते हो तो आकार बड़ा हो जाता है। हम चाहते हैं कि ना हम इस कैपेसिटर के आकार को बढ़ाएं, ना हम इसके बीच परावैद्युत की मात्रा को बढ़ाएं, लेकिन फिर भी धारिता के मान को बढ़ा लें। ऐसा क्या कर सकते हैं कि प्लेटों के आकार को स्थिर रखते हुए, परावैद्युत की मात्रा को नियत रखते हुए हम धारिता के मान को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कौन सा टेक्निक है, वो है तीसरी बात कि प्लेटों के बीच जो क्षेत्रफल है ना, दूरी है, उसे कम कर दो। प्लेटों के बीच की दूरी को क्या किया जाए, कम कर दिया, यानी जो प्लेटें दूर दूर है इन्हें और पास कर दिया जाए। तो प्लेटें अगर पास पास होंगी तो दूरी का मान कम होगा, और जब दूरी का मान कम होगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ना आपको क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा और ना ही परावैद्युत के लिए मात्रा बढ़ानी होगी, सिर्फ प्लेटों को पास पास ले आओगे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। जानकारी स्पष्ट है? अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब प्लेटें पास पास आएंगी तो आकार भी कम हो जाएगा। भाई प्लेटें पास पास आएंगी तो हम ज़्यादा प्लेटें यूज़ कर पाएंगे ना, तो कई बेनिफिट होते हैं, इसलिए ज़्यादा उपयोग है इस तीसरे वाले फैक्ट का किया जाता है कि प्लेटों को बहुत पास पास रखा जाए। जैसे मोबाइल की बैटरी जब बनाई जाती है, उस मोबाइल की बैटरी में देखो तो प्लेटें इतनी पतली होती है, वो पॉलीथीन की तरह लगती है। कभी तोड़ के देखिएगा वो पॉलीथीन होता है, ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक का पेपर है, और वास्तव में पेपर ही होता है। तो वो पेपर क्या करता है, प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर देता है, इससे धारिता का मान बढ़ जाता है। तो मोबाइल की बैटरी 8 घंटे तक बैकअप दे सकती है। तो यहाँ तीसरी बात जो है, जो धारिता को प्रभावित कर सकती है वो क्या है, प्लेटों के बीच दूरी। तो संधारित्र जब भी बनाइए तब वहाँ पर आप 3 बातें ध्यान में रखिए। टारगेट हमारा, यानी जो हम संधारित्र बनाते हैं उसका उद्देश्य होता है कि धारिता ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आवेश का ये संरक्षण करे, इकट्ठा करे, ज़्यादा ऊर्जा को एकत्रित करे, तभी तो ज़्यादा समय तक यूज़ कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, एरिया बढ़ाना, परावैद्युत का मान बदलना और फिर प्लेटों के बीच की दूरी। इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, प्लेटों के बीच की दूरी को कम करना, ये बेस्ट है। इससे आकार भी नहीं बढ़ता है और इसका भार भी नहीं बढ़ता है, दोनों चीज़ें स्थिर होती हैं। अब इन तीनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, कैसे, C प्रोपोर्शनल टू K एप्सिलॉन K A/D, ऐसा लिख सकते हैं। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए
एक नया नियतांक यहाँ यूज़ किया जाएगा, उसका नाम है एप्सिलॉन नॉट, KA/D। तो यहाँ देखो जो रिजल्ट आया वो ये आया कि C की वैल्यू हम लिख सकते हैं K एप्सिलॉन नॉट A/D। इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। क्या मैंने सही लिखा है, गलत लिखा है, उल्टा होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि धारिता के मान को हम कैसे बदल सकते हैं। धारिता का मात्रक और विमीय सूत्र, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, धारिता का मात्रक और विमीय सूत्र, ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और ये जो लिखे हो ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है कि ये पूछ लेता है बहुविकल्पीय में, कई बार पूछा गया है। और बहुविकल्पीय में ना पूछ के कभी कभी 1 नंबर के प्रश्न में ही पूछ लेता है कि धारिता के मान को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ये 3 कारक हैं, इन्हें आप लिख सकते हो। क्या हेडिंग लगाया हुआ, धारिता का मात्रक और विमीय सूत्र। तो देखो शुरुआती समय में जब नए नए आते हो तब हम किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि डर होता है कोई भाग ना जाए। लेकिन एक बार फीस जमा करा लिए ना तो फिर शरारत नहीं, चुपचाप बैठो पढ़ो, पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो हेडिंग लगा रखा है हमने वो क्या है, धारिता का मात्रक और विमीय सूत्र। इम्पोर्टेंट है इसलिए ध्यान दीजिएगा। धारिता जो मैथमेटिकल डेफिनेशन के अनुसार हमने लिखा वो C बराबर है Q/V, यही है ना। हम इसका यूनिट लिखना चाहते हैं मात्रक, तो पहले मात्रक से शुरुआत करें। एक मात्रक लिखेंगे तो Q का कूलम प्रति वोल्ट, एक यूनिट ये हो गया। सबसे बेस्ट है कूलम प्रति वोल्ट, पर परीक्षा में कभी नहीं आया, परीक्षा में ये आता नहीं है। आसान तो है पर आता नहीं है। मुद्दा तो ये है, मुद्दा ये है कि जो कूलम प्रति वोल्ट है, 1 कूलम प्रति वोल्ट, इसे कहा जाता है 1 फैरड। क्या कहते हैं, 1 फैरड। जो एग्जाम में आता है वो क्या है, फैरड है। तो धारिता का जो बेस्ट मात्रक है वो क्या है, फैरड। और 1 फैरड कितने कूलम प्रति वोल्ट के बराबर होता है, 1 कूलम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। जो फैरड है ये धारिता का बड़ा मात्रक है, ये धारिता का क्या है, बड़ा मात्रक है। इसके छोटे मात्रक यूज किए जाते हैं, और वो है फैरड को कैसे लिखते हैं, ऐसे F। F मीन्स फोर्स नहीं, फैरड, यहाँ पे फैरड है। तो 1 फैरड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट, ऐसे यूज करते हैं। फैरड बड़ा मात्रक है तो छोटा क्या होगा, माइक्रो फैरड। और 1 माइक्रो बराबर 10⁻6 फैरड। और इससे भी छोटा मात्रक है पिको फैरड, और वो होता है 10⁻12 फैरड। तो ये हो गया माइक्रो और ये हो गया पिको। तो धारिता का एक मात्रक है कूलम प्रति वोल्ट, इसे कहा जाता है फैरड। फैरड धारिता का बड़ा मात्रक है। इसके छोटे 2 मात्रक है, माइक्रो फैरड और पिको फैरड। और जो 1 माइक्रो फैरड है वो 10⁻6 फैरड के बराबर होता है, और 1 पिको फैरड 10⁻12 के बराबर होता है। आप जब भी कोई भी कैपेसिटर मार्केट में जाके आप देखेंगे, हमने आपको कई चित्र दिखाया था, उस पर आप देखोगे तो ऐसे ही लिखा रहता है 100 μF, इसका मतलब है 100 माइक्रो फैरड। तो जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक सर्किट में कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं उनमें माइक्रो फैरड ही यूनिट होती है। फैरड क्या है, बहुत बड़ा मात्रक है। छोटे मात्रक क्या है, माइक्रो ही यूज़ किया जाता है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि फैरड माइक्रो फैरड से कितना गुना बड़ा है,
लाख गुना नहीं, 10 लाख गुना। देखो 10 की घात ऋण 6 है ना, तो 5 घात का मतलब 1 लाख होता है, 6 घात का मतलब 10 लाख होता है। यानी माइक्रो फैरेड की अपेक्षा फैरेड क्या है, 10 लाख गुना बड़ा है। तो फैरेड बहुत बड़ा मात्रक है, उसके लिए हम छोटे मात्रक माइक्रो फैरेड के यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल। अब एग्ज़ाम में आपको बीमा भी लिखनी होगी, तो जो बीमा लिखते हैं उसके लिए हमें मूल मात्रक लिखना पड़ता है। तो मूल मात्रकों पे चलते हैं और सिखाते हैं आपको कैसे बीमा लिखोगे। यूनिट ऑफ सी बराबर कूलाम पर वोल्ट, ये हमको पहले से पता है, लेकिन ये एक भी ना तो कूलाम और ना ही वोल्ट, ये कोई भी मूल मात्रक नहीं है। ये सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो कूलाम को हटा के क्या लिखेंगे, Q बराबर I इंटू टी से एम्पियर गुणे सेकेंड लिखेंगे। तो जो एम्पियर और सेकेंड है ये दोनों मूल मात्रक हैं। अब ये जो वोल्ट लिखा है इसे भी बदलना होगा। वोल्ट भी बराबर होता है W/Q, कार्य और आवेश का अनुपात विभव कहलाता है। तो हम इस वोल्ट की जगह जूल प्रति कूलाम भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। अब इस कूलाम को अंश में ले जाएंगे तो फिर कूलाम से कूलाम में गुणा होगा, तो जब कूलाम से कूलाम टकराएगा तो क्या आएगा, कूलाम का बेटा ये आएगा। देखो ये जूल है, फिर इस कूलाम को भी बदल देंगे और जूल को भी बदल देंगे। तो एम्पियर इंटू सेकेंड और इंटू कूलाम को हटा के फिर से लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड, और बटे जो जूल है वो क्या है, कार्य का मात्रक, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। बट न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस जूल को हटा के लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू विस्थापन का मात्रक क्या लिखते हैं, सेकेंड, और सॉरी मीटर, मीटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मूल मात्रक में क्या आएगा, देखो एम्पियर का एम्पियर से गुणा एम्पियर का स्क्वायर, सेकेंड का सेकेंड से गुणा सेकेंड का स्क्वायर, बटे किलोग्राम का किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मीटर का मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर, और ये जो सेकेंड आप यहाँ बटे में देख रहे हो, ये सेकेंड जाएगा कहाँ, अंश में। तो ये सेकेंड स्क्वायर पहले है और उस सेकेंड स्क्वायर में फिर सेकेंड स्क्वायर का गुणा करेंगे तो सेकेंड की घात 4 हो जाएगी। यहाँ तक के आंकड़े स्पष्ट है। अब आप विमीय सूत्र लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी मात्रक क्या है, मूल मात्रक। तो इसमें हम विमीय सूत्र लिखेंगे, एम्पियर की जगह A, सेकेंड की जगह T, और किलोग्राम के लिए M, मीटर के लिए L, और इन्हें एक क्रम में लिखेंगे, पहले द्रव्यमान का, फिर दूरी का, और फिर समय का, और उसके बाद एम्पियर। ये हो गया आपका विमीय सूत्र है, M इनवर्स L पावर -2 T पावर 4 और A स्क्वायर। ठीक है, तो एक यूनिट ये भी है, पर ये मूल मात्रक है, और परीक्षा की दृष्टि से माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड और ये एक कूलाम पर वोल्ट या फैरेड ये महत्वपूर्ण है। इसे आप नोट कर लीजिए, इसके आगे चर्चा करेंगे। और यस, न्यूमेरिकल में भी माइक्रो फैरेड ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है।